चलिए, गुड आफ्टरनून सबको। हम लोग आज देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, है ना। शुरुआत में हम लोगों ने बौद्ध और जैन से शुरू किया था, क्योंकि वहां से भी 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं। एंशिएंट के हिस्से में कुल 6 से 7 क्वेश्चन ही आते हैं, जिसमें कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो बुद्ध और जैन से आ जाते हैं। रेस्ट जो 25 से 26 क्वेश्चन के अराउंड है वह मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के साथ एक समस्या है। समस्या क्या है कि इसको अलग अलग टाइम पीरियड में फ्रेम किया गया है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 1707 के बाद को हम लोग आधुनिक भारत मान लें। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 1757 के बाद जो पलासी की लड़ाई हुई थी, पलासी के युद्ध के बाद के समय को मॉडर्न एज माना जाए, राइट। और कुछ लोगों का कहना है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का, जब कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ और उसके बाद जब भारत पर टेक ओवर कर लेता है, तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को 1858 से भी पढ़ सकते हैं, 1858 से भी। तो ये अलग अलग मान्य थ्योरी है। इस अलग अलग थ्योरी के आधार पर, है ना, इस अलग अलग थ्योरी के आधार पर ठीक है। तो एक था कि 1707 से आधुनिक भारत की शुरुआत होती है, एक होता है 1757 से आधुनिक भारत की शुरुआत होती है, जहां पलासी की लड़ाई हुई, पलासी के युद्ध के बाद। और एक होता है 1858, है ना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को टेक ओवर कर लिया था किसने, ब्रिटिश सरकार ने। तो यहां से इतिहास को पढ़ा जाता है। लेकिन इसमें आप कहीं से भी इसको शुरू कर सकते हैं। इतिहास के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप जहां से भी पढ़ेंगे बैकग्राउंड में उसमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा बहुत एक आध क्लास का आगे पीछे होता है। तो ये 3 तरीके हैं इतिहास को स्टार्ट करने के। मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग यहां इनमें से कहीं से पकड़ सकते हैं, है ना। तो अगर हम लोग इसके बाद शुरू करते हैं तो समस्या है, बहुत सारा सेक्शन छूट जाएगा। यहां से शुरू करते हैं, है ना, क्योंकि देखिए सिलेबस में पढ़ना तो सब कुछ है ना, लेकिन हम अभी मेजर सेक्शंस को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग जो है वह प्रयास करेंगे कि 1707 के बाद जो क्षेत्रीय दौर था, है ना, लेटर मुगल की कहानी है, तो क्षेत्रीय दौर से हम लोग इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे क्षेत्रीय दौर में क्या है, क्षेत्रीय दौर में पहला आ जाता है बंगाल का इतिहास, दूसरा आ जाता है मराठों का इतिहास। यह जो इलाका है यह ओवरलैप करेगा, है ना, जो हम लोगों ने बात की अभी
कि 1707 से, तो ये 1707 से लेके, और जब हम लोग इन लोगों का इतिहास, जैसे कि मराठों का इतिहास हम पढ़ेंगे तो हमें शिवाजी से जानना होगा, है ना, तो ये ओवरलैप कर जाएगा, औरंगजेब के दौर को इंटर कर लेंगे। तो मुगल से भी आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना तो पूरा हिस्ट्री होता है, तो बुद्ध महावीर जैन से पढ़ते हुए हम लोग आधुनिक भारत तक आते हैं। लेकिन अभी फिलहाल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सेक्शंस को देखेंगे जहां से मेजोरिटी में क्वेश्चन आता है। रेस्ट ऑफ सेक्शन हम लोग फिर इत्मीनान से देखेंगे, समय बच जाएगा तो इसे भी देख लेंगे क्योंकि इस हिस्से से क्वेश्चन नहीं आता है। तीसरा आता है सिखों का इतिहास। सिखों का इतिहास ये 3 हो गया। उसके बाद चौथा आ जाएगा हैदराबाद के निजाम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा मैसूर का इतिहास, है ना, जिसमें हम हैदर अली और टीपू सुल्तान को देखते हैं, उसकी कहानियां इसमें होती है। तो हम लोग मैसूर का इतिहास, तो इतिहास में सबसे पहले जो है हम लोग क्षेत्रीय इतिहास में बंगाल, मराठे, सिख, हैदराबाद, और इसमें अगर कहीं मिसिंग है तो वो है, कहां गया, हाँ मैसूर हो गया। अवध, अवध का इतिहास, है ना, जो कि इंटरलिंक्ड है अंग्रेजों से, जो कि इंटरलिंक्ड है मुगलों से भी और अंग्रेजों से भी। क्योंकि इसके कारण क्या होगा कि 1857 का जो रेवोल्यूशन होगा, 1857 की क्रांति जो होगी, हम लोग उसका बैकग्राउंड बना पाएंगे कि 1857 की क्रांति से पहले इन लोगों की क्या स्थिति थी। तो मोटे मोटे तौर पर जो क्वेश्चंस का इलाका है, उस इलाके को हम लोग अगर देखते हैं तो बंगाल, मराठा, सिख, हैदराबाद और मैसूर की कहानियां आती है। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को 1707 से पकड़ने का प्रयास करेंगे, है ना। यहाँ पे एक ऑप्शन यह भी है कि 1-2 क्लास में लेटर मुगल भी पढ़ ले। मुगलों में जो लेटर मुगल के शासक थे और उनके जो मंत्री थे, जो शासक से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो खैर वहां से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो क्वेश्चंस का इलाका हमारा हो जाता है जब कहानी यहां से शुरू होती है। चूंकि बिहार ओरिएंटेड है और बंगाल और बिहार का इतिहास एक साथ प्रारंभ होता है, तो बंगाल का इतिहास महत्वपूर्ण हो जाता है। मराठों के बारे में जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि बाद में मराठे अंग्रेजों के साथ कोलैबोरेट करेंगे, है ना, मराठे अंग्रेज आपस में भिड़ेंगे। या सिखों का इतिहास, राजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच एक एग्रीमेंट होता है। या हैदराबाद का निजाम जो कि आजादी के बाद तक टिका रहता है ना। मैसूर का इतिहास, हैदर अली और टीपू सुल्तान की कहानियां। अवध का इतिहास, अवध के निजाम नवाब की कहानियां। इन चीजों को हम लोगों को अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में यहां से इसकी कहानी को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड हो गया। पहले ये 5-6 इलाके निकाल लेंगे, उसके बाद 1857 की क्रांति कर लेंगे। 1857 की क्रांति के बाद हम लोग जो 19वीं शताब्दी के लास्ट में या 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो भारत में समाज सुधार आंदोलन थे उसको देखेंगे। उसके समाप्ति के बाद हम लोग 1857 के रेवोल्यूशन को देखेंगे। 1857 के रेवोल्यूशन के बाद हम लोग कांग्रेस की स्थापना को देखेंगे। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना में हम लोग गांधी युग में प्रवेश करेंगे। फिर 1920 का आंदोलन, 1930 का आंदोलन, 1942 का आंदोलन, है ना। इन तमाम बातों को करते हुए देश को आजाद करा लेंगे। ये मेजर सेक्शन है। उसके बाद वहीं एक सेक्शन आ जाएगा भारत का संवैधानिक विकास, है ना, कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, चार्टर एक्ट क्या था, उसको एक राउंड देखना होगा, है ना। तो इन सारे सेक्शंस को देखते हुए, या फिर जो क्षेत्रीय विद्रोह हुए, जो बिहार का फेवरेट इलाका है ना, कि छोटे छोटे विद्रोह जो अलग अलग हिस्सों में हुए, उसके बारे में जान लेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री का एक सेक्शन पूरा हो जाएगा। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस का आजाद हिंद फौज का गठन होना या भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों का उभरना, इन तमाम चीजों को हैंडल करने पे हमारा मॉडर्न हिस्ट्री लगभग पूरा हो जाएगा। लेकिन हम लोग शुरुआत करेंगे यहां से। ठीक है, तो यह है बंगाल का इतिहास। तो बंगाल के इतिहास में 18वीं शताब्दी यानी कि लगभग 1700 समथिंग से है ना, 1713 से यह कहानी प्रारंभ होगी और 1713 से यह कहानी चलेगी 1857 तक या
प्लासी का युद्ध यहाँ पे 1757 होगा, ये 1800 नहीं, 1757 प्लासी के युद्ध तक की ये कहानी चलेगी। ठीक है, 1713 से 1757 तक, 57 तक। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे बड़ा जो हेड होगा वह बादशाह होगा, या हिंदी में कहें तो वह राजा होगा। राजा के नीचे एक वजीर होगा, ठीक है, और इसके नीचे वजीर भी दो तरह के होंगे, है ना, एक फिनांस को देखेगा, एक लॉ एंड ऑर्डर को देखेगा। तो ये मुगल का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ना। रेवेन्यू के लिए अलग डिपार्टमेंट होगा, सैन्य के लिए अलग डिपार्टमेंट होगा, धर्म के लिए अलग डिपार्टमेंट होगा। तो उसी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में कहा गया कि सूबा जो था एक प्रशासनिक इकाई है ना। सूबा मतलब प्रांत, जो बच्चे एकदम हिंदी वाले होंगे वो प्रांत, सूबा मतलब प्रांत का इलाका। तो सूबा जो है वो एक प्रशासनिक इकाई होगा। केंद्र होगा, केंद्र के नीचे कई सारे प्रांत होंगे, जैसे आज का हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है। प्रांत के नीचे हम लोगों ने आज क्या बना रखा है, कमिश्नरी सिस्टम बना रखा है, और कमिश्नरी के नीचे जिला है, जिला के नीचे अनुमंडल है, अनुमंडल के नीचे ब्लॉक है, अनुमंडल जिसको सब डिवीजन कहते हैं, और ब्लॉक के नीचे पंचायत होती है। तो उसी तरह से मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, समय जो भी लग रहा हो, है ना, क्योंकि डाटा याद आपको तभी होगा जब आपको उसके पीछे की सारी कहानियां याद है ना। डाटा हम लोग जबरदस्ती मेमोराइज करने का प्रयास करते हैं, इसी कारण से क्या होता है कि बार बार गलतियां होती है ना, हम लोग बार बार परेशान हो जाते हैं। तो डाटा तभी याद होगा जब उसके आसपास के सराउंडिंग्स की बातें आपको पता हो। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में सूबा एक प्रशासनिक इकाई है। सूबे के प्रधान को सूबेदार कहते हैं, है ना, और इसका जो फिनांस देखेगा वह कहलाएगा दीवाने सूबा। सूबे में दो लोग होंगे, एक होगा दीवाने सूबा जो कि वित्त को देखेगा, फिनांस को देखेगा, और एक होगा जो अंतिम रूप से जिम्मेदार होगा, लेकिन मेजर सेक्शन में इसका काम होगा लॉ एंड ऑर्डर को देखना। तो सूबेदार और दीवाने सूबा, है ना, दोनों मिलके, है ना, सूबा को चलाएंगे। अब इसके लिए अलग अलग नाम आए हैं, जैसे सूबेदार को कहा गया है क्या, नाजिम, सिपहसालार, प्रांतपति। तो यहां पे बताया गया है कि 1580 में अकबर ने 12 सूबे का गठन किया। यह क्वेश्चन पूछता है कि मुगल काल में सूबों की संख्या कितनी थी, है ना। तो यहां पे ये 12 है, 3 सूबे और भविष्य में बढ़ेंगे, है ना, और वह कुल सूबे मुगल काल में मैक्सिमम 15 हो जाएंगे। वो जहांगीर और शाहजहां के दौर में होगा, उसके आगे नहीं। तो अभी फिलहाल अकबर के समय में सूबों की संख्या जो है वह 12 है। सूबे के प्रधान को सूबेदार कहते हैं, और उसका जो फिनांस दिखता है उसको कहते हैं हम लोग क्या, दीवाने सूबा। अब इस दौर में जब सूबा की संख्या जो थी वह 12 थी, तो इस दौर में बिहार बंगाल में शामिल नहीं था। सबसे पहली बात यहां पे यह है, और उड़ीसा भी बंगाल में शामिल नहीं था। ये सब एक साथ हो जाएंगे। जब हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास पढ़ेंगे या अंग्रेजों के आने के बाद की कहानी पढ़ेंगे, तो बंगाल का मतलब ही हो जाएगा बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा। और इसी बैकग्राउंड में हम लोग बिहार का स्थापना दिवस भी मनाते हैं, है ना, क्योंकि तीनों को सेपरेट कर दिया गया बाद में, है ना। तो पहले जो था बंगाल, पहले भी अलग सूबा था, बिहार अलग था, है ना। बीच में जब यह क्षेत्रीय इतिहास का दौर रहा, बंगाल का इतिहास अपना स्वतंत्र इतिहास का दौर रहा, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा कलेक्टिवली एक हो गया। तो यहां कहा जा रहा है कि इस समय अभी जब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, मतलब 1713 में यह कहानी शुरू हो रही है, तो 1713 में बिहार अलग है, उड़ीसा अलग है, बंगाल अलग है।
ठीक है। तो यहां पे कहा गया कि इसलिए जब बंगाल की बात होती है तो केवल बंगाल की बात हो रही है ना। अब कह रहा है कि भविष्य में क्या हुआ कि मुर्शीद कुली खान ने उड़ीसा को विजिट करके मिला दिया, है ना, और बंगाल बिहार उड़ीसा की कहानी इकट्ठा प्रारंभ हो गई। अब है हमारे पास कि नहीं होगा इससे भाई। यहां पे देखिए कि अब हमारे पास जो है बंगाल के नवाब के रूप में पहला नाम आएगा मुर्शीद कुली खां का, दूसरा नाम आएगा सुजाउद्दीन का, तीसरा नाम आएगा सरफराज का, चौथा अलवर्दी खां और पांचवा सिराजुद्दौला की कहानी आएंगी। ठीक है। तो कहा गया क्या कि मुर्शीद कुली खां ने जब बंगाल उड़ीसा को जीतकर बंगाल में मिला दिया तो यहां से, है ना, संयुक्त रूप से आगे कहानी बंगाल बिहार और उड़ीसा की प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है। तो एक एक करके इस बंगाल नवाब को हम लोग देखेंगे। तो मुर्शीद कुली खां बंगाल के नवाब हैं। इनका टाइम पीरियड है 1713 से 1727। उसके बाद सुजाउद्दीन खां 1727 से 1739, सरफराज खां 1739 से 1740, अलवर्दी खां 1740 से 1756 और सिराजुद्दौला 1756 से 1757। तो ये एक एक करके हमारे पास बंगाल नवाब की कहानी है। तो पहला बंगाल नवाब हमारे पास आता है मुर्शीद कुली खां। 1713 में बंगाल का यह नवाब बनता है। तो मुर्शीद कुली खां के बारे में है कि यह मूल रूप से फारसी था, फारस का व्यक्ति था, है ना। औरंगजेब के समय में छोटा मोटा अधिकारी हुआ करता था। 1701 में औरंगजेब ने इसे बंगाल का दीवान बना दिया। दीवान क्या करेगा? राजस्व को देखेगा, रेवेन्यू को संभालेगा। क्यों दीवान बना दिया? कि इसमें कहा गया कि बंगाल में जमा और हासिल का फर्क था। अब यहां से जरूरत पड़ती है मेरी आपको, है ना। किताबों में तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं, आप पढ़ भी सकते थे और पढ़ते भी हैं। जमा और हासिल क्या होता है इसको देखते हैं। कि मान लीजिए अगर मैं जमा की बात करूं, यहां लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कि जमा होता है कि अगर राजा ने किसी इलाके से तय किया है कि 100 रुपया रेवेन्यू आएगा, उसने उस इलाके का अध्ययन किया है ना, क्षेत्र पे, और उसने अंदाजा लगाया उसके अधिकारियों ने कि यहां से 100 रुपया रेवेन्यू आना चाहिए, इसे कहा जाएगा जमा। अब यहां से रेवेन्यू आता है 60 रुपया, इसे कहा जाएगा हासिल, है ना। यह आज भी आम बोलचाल की भाषा में, है ना, गांव देहात में इस्तेमाल किया जाता है कि इतना हासिल हुआ। तो इसको कहते हैं जमा। कुल एस्टिमेटेड रेवेन्यू इज कॉल्ड जमा, है ना। कुल अचीव्ड रेवेन्यू इज कॉल्ड हासिल। अब है कि इसका फासला हमेशा हर राजा के दौर में रहेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि जितना जमा है उतना हासिल होगा, यह नहीं हो सकता है। यह अंतर रहेगा। क्यों अंतर रहेगा? क्योंकि राजा हमेशा मैक्सिमम अनुमान लगाएगा और लोग उतना दे नहीं पाएंगे। या आज भी जो भारत की एग्रीकल्चर है, हमारी जो कृषि है, वह कृषि मानसून आधारित है। अगर मानसून अच्छा हुआ तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, मानसून नहीं हुआ तो खेती अच्छी नहीं होगी, है ना। और यह तो एंशिएंट का दौर है, सिंचाई साधन भी बेहतर नहीं थे। तो हमेशा रेवेन्यू का मुख्य आधार एग्रीकल्चर है। जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, औद्योगिकीकरण नहीं होगा या सर्विस सेक्टर का आना नहीं होगा, तब तक जो है रेवेन्यू का मुख्य आधार एग्रीकल्चर होगा। और
शासन और प्रशासन के लोगों में अगर योग्यता का अभाव रहता है ना, वह सही से आकलन नहीं कर पाते हैं और यह सही से वसूली नहीं कर पाते हैं, कोई विद्रोह हो जाता है तो इसका फर्क बढ़ता चला जाएगा। तो इसको कहते हैं जमा और इसको कहते हैं हासिल, है ना। तो अब यहां क्या है कि कहा क्या गया कि औरंगजेब ने 1701 में बंगाल का दीवान बनाकर मुर्शिद कुली खां को भेजा। अब मुर्शिद कुली खां ने क्या किया कि जमा और हासिल के फर्क को मिटा दिया। दो तरीके हैं जमा और हासिल के फर्क को मिटाने के लिए। इत्मीनान से बात समझिएगा, तभी बात याद रहेगी कि मुर्शिद कुली खां कैसे फेमस हुआ, है ना। जैसे मैं आपको अगर बताऊं कि कोई भी बड़ा राजनेता अपने आसपास किसी वैसे व्यक्ति को रखना पसंद नहीं करता है जो ठीक ठाक फेमस हो। इसलिए जितने भी बड़े राजनेता होंगे आप उनके आसपास हमेशा जो देखते होंगे छोटे भैया नेता, वो बिल्कुल थर्ड क्लास ही होते हैं। आपको देख के लगता है कि नेता इसको क्यों ढो रहा है, इतने अच्छे अच्छे लोग भरे हुए हैं। अंतर है कि अगर वह प्रसिद्ध हो गया, फेम फैल गया उसका इसी नेता के बिहाफ पे, तो भविष्य में सबसे पहले चैलेंज किसको करेगा। अगर तेजस्वी यादव मान लीजिए भारत में बहुत रिटायर्ड आईएएस हैं, यादव समाज में बहुत आईएएस हैं, उनको रख ले अपने आसपास। मनोज झा विधानसभा के मेंबर हैं, उनको बुला के रख ले, आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा। लेकिन देखिएगा नहीं, तेजस्वी के साथ कौन रहता है, तो जो बाहुबली विधायक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा ऑनलाइन में, है ना, जो बाहुबली विधायक है वो उनके आसपास रहते हैं, जिनका विद्वता से कोई संबंध नहीं है, जबकि राजनीति कंप्लीट विद्वता की चीज है ना। तो ये रहते हैं, तो कभी भी ये उनको चैलेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मनोज झा रहेगा तो हो सकता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद वो काउंटर कर दें कि अब हम तेजस्वी से बड़े नेता हो गए। तो ये वाला सीन है। तो अब क्या हुआ कि मुर्शिद कुली खां जो है 1701 में बंगाल का दीवान बनाकर भेजा गया। जमा और हासिल का फर्क मिटाता है। दो तरीके हैं जमा और हासिल के फर्क को मिटाने के। पहला है कि या तो बंगाल का दीवान सैनिकों की मदद से मैक्सिमम जितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है वो करेगा, चाहे आपकी मौत हो जाए, चाहे आपका घर गिरवी रख जाए या आपके खेत बिक जाए। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कि हम फिर से मूल्यांकन करेंगे जमा और हासिल का, है ना। हम जमा और हासिल का फिर से मूल्यांकन करेंगे कि नहीं, आपने गलत डाटा निकाला है, यहां से 100 रुपया रेवेन्यू नहीं आएगा, यहां से रेवेन्यू आएगा 80 रुपया। और हम जो है 80 भी नहीं आ पाता है, हम इसका कलेक्शन कर लेते हैं 75 रुपया। तो अब जमा और हासिल का जो फर्क है वो मात्र 5 रुपये का है ना। तो इस बैकग्राउंड में अब जनता भी बहुत शोषित महसूस नहीं करेगी और राजा भी खुश होगा कि 80 का टारगेट था, 75 पूरा हुआ है ना। ये सेल्स वाले लड़के बहुत करते हैं। अगर नहीं जानकारी है तो जानकारी जुटाइए। सेल्स में होता है कि अगर मान लीजिए सेल्स का मैनेजर है कि अगर उसके अंदर 10-20 स्टोर है तो किसी स्टोर पे वो कृपा दृष्टि बनाए हुए, तो वो क्या करता है कि उसका सेल्स का टारगेट ही कम देता है और वो टारगेट अचीवेबल होता है, वो अचीव कर लेता है, तो उस पूरे टीम का प्रमोशन हो जाता है। तो ये सेल्स में ये थ्योरी बहुत अप्लाई होती है, दैट इज जमा और हासिल। तो जमा और हासिल के फर्क को इसने साइंटिफिक तरीके से, है ना, कम कर दिया और उसका परिणाम क्या हुआ कि यह बंगाल में लोकप्रिय हो गया। और मोनार्की दौर में, राजतंत्रात्मक दौर में अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी लोकप्रिय हो रहा है या ताकतवर हो रहा है तो वो सत्ता को चुनौती दे देगा, और यही हुआ। 1713 में नीचे वाला सेक्शन नहीं दिख रहा ना, चलिए छोड़िए, नहीं दिख रहा तो नहीं दिख रहा है। यहां पे है कि 1713 में इसने क्या किया कि नाजिम का पद हथिया लिया। दीवान ये पहले से था, 1701 में औरंगजेब ने इसे दीवान तो बना ही दिया था, अब यह निजामत अधिकार भी ले लिया। तो दीवान और नाजिम दोनों मिलके ही सूबा चलाते थे। एक का काम था रेवेन्यू देखना, एक का काम था लॉ एंड ऑर्डर देखना, है ना। तो निजामत अधिकार का मतलब होता है लॉ एंड ऑर्डर देखना और दीवान का अर्थ होता है रेवेन्यू को देखना। तो लॉ एंड ऑर्डर का भी ये काम अपने अंदर में ले लिया, है ना, कि अभी मैं ही देखूंगा। और रेवेन्यू में पहले से कलेक्ट कर रहा था, जनता के बीच में ये ऑलरेडी बहुत फेमस हो चुका था और इसने बंगाल को स्वायत्तता की, देखिए अंतर समझिएगा, वर्ड आता है कि स्वायत्तता,
और स्वतंत्रता दोनों अलग चीज है। अगर बंगाल अभी आजाद हो जाता है तो उस परिस्थिति में समस्या आ जाएगी। बंगाल अगर अभी आजाद हो जाएगा तो समस्या क्या आ जाएगी कि बंगाल का दमन करना बहुत आसान हो जाएगा। मुगल कमजोर हुए हैं, मिटे नहीं हैं, उनके पास अभी भी तोपें हैं, रेवेन्यू सिस्टम है, सरप्लस इकोनॉमी है ना। तो ऐसा नहीं है कि मुगल डिक्लाइन पे हैं, है ना। जैसे कि अभी मान लीजिए कैसे इसको कौन सा एग्जांपल लाइव अच्छा रहेगा आपके लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि बीजेपी कमजोर पड़ जाए अभी, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई बीजेपी का छुटभैया नेता, है ना, किसी स्टेट में बीजेपी को तोड़ के एक नई पार्टी बना लेगा। या कांग्रेस अभी कमजोर पड़ा हुआ है, सबसे अच्छा एग्जांपल कांग्रेस के साथ सेट होगा। कांग्रेस अभी कमजोर पड़ा हुआ है, तो कांग्रेस के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं जो छोटे मोटे हैं, वो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को उस हिस्से में तोड़ के, अभी जैसे सचिन पायलट वाली कहानी थी, अशोक गहलोत सीएम बन गए थे, आज ही उनकी घोषणाएं बहुत लाजवाब आई है ना। तो अशोक गहलोत सीएम बन गए, सचिन पायलट बहुत गुस्से में था, है ना। तो ऐसा उसने क्यों नहीं किया कि वो कांग्रेस पार्टी को तोड़ के राजस्थान में एक अलग पार्टी बना लेता। ये नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि कोई कमजोर हुआ है, मिटा नहीं है। जिस तरह कांग्रेस की जड़ें बहुत गहरी है, उस तरह से मुगलों की जड़ें भी बहुत गहरी हैं, है ना। आपको 2 मिनट में ठंडा कर देगा। तो ये स्वायत्त हो जाएगा। स्वायत्त में क्या होता है कि टेक्निकली हम आपसे किसी भी तरह का परमिशन नहीं लेंगे, हम यह मानेंगे कि आप मेरे स्वामी हैं, अब मैं आपके अधीन हूं, लेकिन इंटरनली हम हर वो काम करेंगे जो एक इंडिपेंडेंट किंग करता है, लेकिन हम हमेशा कहेंगे कि हम आपके अधीन हैं। अब ये बिल्कुल विचित्र सी स्थिति हो जाती है ना। ये कुछ ऐसा ही है कि रिलेशनशिप में भी नहीं रहेंगे और ब्रेकअप भी नहीं करेंगे, कुछ इस तरह का सिचुएशन फंस जाता है ना। तो टेक्निकली कोई किंग यहां पे डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो जो यह है हमारा मुर्शिद कुली खां, यह मुगलों को रेवेन्यू देना बंद नहीं करेगा। आगे आपको यह मिलेगा। जैसे मुगल क्लेम कर रहे थे कि उनको 1.5 करोड़ से 2 करोड़ सालाना रेवेन्यू मिलना चाहिए, और यह 1 करोड़ सालाना रेवेन्यू दे रहा है, और जब तक जीवित रहेगा यह 1 करोड़ देता रहेगा। अब आप इस पर डिनाई नहीं कर सकते, आपको रेवेन्यू दे रहा है, लड़िएगा तो वो फ्री में खर्चा हो गया। ये इंडिपेंडेंट तो लगभग होने पर है ना। तो होशियारी इसी में है कि चुपचाप शांति से। और यहां पे एक मुद्दा और भी है कि अगर शासक योग्य है तो चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन शासक की योग्यता यहां पे संदिग्ध है, तो उस परिस्थिति में समस्याएं आ जाती है। तो फर्रुखसियर ने इसे मान्यता दे दी। नाजिम का पद जब यह हथिया लेता है तो फर्रुखसियर इसको मान्यता दे देता है। तो उस समय का जो शासक है फर्रुखसियर ने इसको मान्यता दे दी कि ये बंगाल का दीवान भी है और बंगाल का नाजिम भी है ना। इसीलिए शब्द इस्तेमाल करते हैं बंगाल दीवान या बंगाल नवाब, जिसके पास निजामत और दीवानी दोनों अधिकार है। ठीक है। अब है कि मुर्शिद कुली खां ने अपनी स्वायत्तता का प्रमाण देने के लिए बंगाल में एक प्रशासनिक केंद्र की स्थापना की, नाम रखा मुर्शिदाबाद। अब मुर्शिद कुली खां को यहां से लेकर दिल्ली तक यह मैसेज भिजवाना था कि हमको मत छेड़ना। तो सबसे पहले, चूंकि यह कोई नहीं कर सकता, प्रशासनिक केंद्र सिर्फ राजा ही बना सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। अब मुर्शिद कुली खां अपना सिक्का नहीं चला रहा है, सिक्का मुगलों का चल रहा है बंगाल में, till अंग्रेजों तक मुगलों का सिक्का चलेगा। 1861 तक, जब तक भारत में पेपर करेंसी नहीं आती है, तब तक पूरे भारत में मुगलों का सिक्का चलेगा। कोई भी हो, वो अपना सिक्का नहीं चला रहे, क्योंकि सिक्का चलाना एक बहुत ही टेक्निकल काम है और उसमें बहुत सारा रेवेन्यू आपको चाहिए। पूरा मेटल जमा कीजिए, उसको गलाइए, फिर चला के उसको बेचिए, उसकी शुद्धता, उसकी विश्वसनीयता। तो मुगलों का सिक्का चलता रहेगा। 1861 में अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जाएगा, पेपर करेंसी की शुरुआत की जाएगी, तो मुगल का सिक्का रिप्लेस हो जाएगा। तो ये सिक्का नहीं चला रहा है, लेकिन प्रशासनिक राजधानी बनाने का अधिकार सिर्फ राजा के पास है। तो मुर्शिद कुली खां ने अपनी स्वायत्तता दिखाने के लिए अपनी प्रशासनिक राजधानी को शिफ्ट कर दिया। कहां? मुर्शिदाबाद। उसने एक नया जगह ही बना दिया, मुर्शिदाबाद। अब है कि कह रहा है कि अपनी स्वायत्तता का ठोस प्रमाण देने के लिए इसने मुगल जमींदारों का निर्ममता पूर्वक दमन कर दिया। मुगल जमींदार कौन थे और जमींदार कौन होते हैं, है ना।
तो जमींदार का काम क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर इलाके के अगर आप जमींदार हैं तो जमींदार की सबसे पहली बात कि मान लीजिए ये इलाका एक्स है, आप यहां के जमींदार हैं, तो इसकी नियुक्ति राजा के द्वारा होगी, बादशाह के द्वारा होगी, कोई और नहीं कर सकता है, नवाब, स्टेट का चीफ कोई नहीं, ये राजा करेगा। इस इलाके से जितना रेवेन्यू कलेक्ट होगा, है ना, वह रेवेन्यू जमा करवाना जमींदार की जिम्मेदारी है। बदले में उसे उस टोटल कलेक्ट रेवेन्यू का सम परसेंटेज मिलेगा। ठीक है। और क्या करना है कि इस सेक्शन में जहां आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं उस सेक्शन में थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर भी देख लीजिएगा, क्योंकि आज भी अगर हमें और आपको जो भी इनकम टैक्स देते हैं उनसे पूछिए, उनसे ये कहा जाए कि आप स्वेच्छा से टैक्स दे दीजिए, सरकार अगर नहीं भी दीजिएगा तो आपको कुछ नहीं कहेगी, तो 90% इंसान टैक्स देना पसंद नहीं करता है ना, भले देश चले या देश मिट जाए। ये एंशिएंट से आज तक है कि जनता टैक्स देना पसंद नहीं करती है और सिस्टम बिना टैक्स के चल नहीं सकता। ये पॉलिटिकल साइंस का सबसे बड़ा सेंटेंस है ना, कि राजा कर छोड़ नहीं सकता और जनता के लिए सबसे मुश्किल चीज है कर देना। तो जमींदार जो है वो टैक्स कलेक्शन में राजा की और राजा के प्रतिनिधियों की मदद करेगा, उस इलाके से टैक्स कलेक्ट करवा देगा, बदले में कुल कलेक्ट टैक्स का 10% जमींदार को मिलेगा। और लॉ एंड ऑर्डर भी देख लीजिए आप, तो लॉ एंड ऑर्डर देखिएगा तो इसका आपको 2.5 से 3% मिलेगा अलग से, तो टोटल 12 से 13% कुल कलेक्ट टैक्स का जमींदार को मिलता था। तो इस जमींदार की लॉयल्टी किसके प्रति होगी? ऑब्वियस है राजा के प्रति होगी। और आप अभी अभी कह रहे हैं कि हम उस राजा से स्वायत्त होना चाहते हैं, तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि ये जमींदार राजा के फेवर में जाना चाहेगा। और अगर आपको स्वायत्त दिखना है तो सबसे पहले इन जमींदारों को यहां से मार भगाइए। ऐसा 2 बार होगा बंगाल में। एक बार तो यहां हो रहा है जब बंगाल का नवाब मुगलों द्वारा नियुक्त जमींदारों को रिप्लेस करके अपने द्वारा नियुक्त जमींदारों की बहाली करेगा, है ना। और दूसरा अंग्रेजों के समय में भी होगा। जब अंग्रेज आएंगे तो अंग्रेज इन तमाम जमींदारों को यहां से विदा कर देंगे कि आज से आप ये काम नहीं करेंगे और मेरे द्वारा नियुक्त जमींदार ही रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। तो इन जमींदारों की लॉयल्टी हमेशा अपने बॉस के प्रति होती है। अच्छा, आप ऐसा तो नहीं है कि आप इनको हटाना चाहते हैं और ये बहुत आसानी से कह दे कि हाँ जी सर ठीक है कल से हम नहीं आएंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये बाहुबल का काम है, ये लोकल है वहां के, तो आपको इनका दमन करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने लिखाया है कि इन्हें स्वायत्तता का ठोस प्रमाण देते हुए कि मुगल काल के जमींदारों का निर्ममता पूर्वक उसको दबा दिया, दमन कर दिया। आपकी हत्या करनी पड़ेगी, आप पर हमला करना पड़ेगा, इन तमाम काम को करना पड़ेगा। और तकनीकी रूप से बंगाल को स्वायत्त करा लिया। अभी जो मैंने कहानी कही थी कि मुगलों को 1.5 करोड़ रुपया रेवेन्यू मिलता था, 1701 में मुगलों ने मांग की कि उसके रेवेन्यू को बढ़ा के 2 करोड़ कर दीजिए। मुर्शिद कुली खान ने कहा कि 1 करोड़ रुपया देते हैं, है ना, लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो भी बोल दीजिए, ये भी देना कल से बंद कर देंगे। पहले रेवेन्यू जो था वो कहां गया? 1.5 करोड़ था। तो मुगलों ने कहा कि 2 करोड़ दीजिए। क्यों दीजिए? तो इसने उड़ीसा को विजित किया था, उड़ीसा को जीता था, तो मुगलों ने कहा कि उड़ीसा से होने वाली जो आय है उस हिसाब से हमारा रेवेन्यू 2 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, 2 करोड़ रेवेन्यू होना चाहिए। मुर्शिद कुली खां 1 करोड़ रेवेन्यू दे रहा है, भुगतान कर रहा है, और इससे आगे वो नहीं देता है। और मुगलों के पास अब कोई विकल्प नहीं है ना, कि वह रेवेन्यू के बारे में कुछ बात भी कर सके। और यहां पे क्या है, कहा गया क्या कि 1727 आते आते 1727 आते आते 7 में इसने कब्जा किया था, 20 साल तक मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं हुई। 1727 आते आते मुगलों ने रेवेन्यू के बारे में सोचना ही छोड़ दिया।
कि जो दे रहा है वो लेते रहो, है ना, और कहानी को कंटिन्यू करते रहो, है ना। तो 1727 में मुगलों ने रेवेन्यू के इस कॉन्सेप्ट को ही छोड़ दिया कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना देते हैं देते रहिए। ठीक है, तो यह 1707 से 1713 से 1727 मुर्शिद कुली खां का दौर रहा, है ना। 1701 में इसको औरंगजेब ने भेजा था। इसके बारे में क्या, तो मुर्शिदाबाद इसने अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाई, है ना। जमा और हासिल के फर्क को मिटाया, लोकप्रिय था। इन तमाम कारणों से इसने इस दौर में बेहतर नाम अर्जित किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वह है सुजाउद्दीन खां। 1727 से 1739। सबसे पहले मुर्शिद कुली खां के परिवार से है, बंगाल नवाब के परिवार से है, बेटा नहीं है, दामाद है। द्वितीय नवाब है, 2 डाटा इसके लिए। उस समय, जिस समय यह नवाब बना, उस समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला, जो विश्व इतिहास में अपनी अयोग्यता के लिए जाना जाता है ना। तो रंगीला के पास यह ऑप्शन नहीं था कि वह सुजाउद्दीन खान को रोक सके बंगाल नवाब बनने से, क्योंकि नवाब के नियुक्ति की जिम्मेदारी शासक की होती है, बादशाह की होती है। तो यह शासक का काम था कि मुर्शिद कुली खां के बाद अगला नवाब कौन होगा। लेकिन मुर्शिद कुली खां ने जाते जाते अपने दामाद सुजाउद्दीन खां को बंगाल का नवाब बना दिया, है ना। अब है कि या तो रंगीला इस बात को स्वीकृत करे, है ना, या फिर इसको चैलेंज करे और हमला करे। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने होशियारी दिखाई और इसने मांगा और रंगीला ने स्वीकृति दे दी कि झंझट कटे, क्योंकि रंगीला के पास अभी और भी समस्याएं हैं, है ना। लेटर मुगल पढ़िएगा तो 1000 तरह की बातें जानने को मिलेगी। अब है कि और यह भी अच्छा काम क्या करता है कि 1 करोड़ जो रेवेन्यू है, जो यह मुगलों को पहले मुर्शिद कुली खां के द्वारा भेजा जाता था, वह 1 करोड़ रेवेन्यू यह कंटिन्यू करता है, भेजते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था, किसी भी पार्टी की अगर उत्पत्ति होती है तो रेयर ऑफ रेयरेस्ट होता है कि आप चंद्रगुप्त मौर्य हो जाए, कि रातों रात आप जो है